सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार जैन है और मैं राजस्थान के बूंदी ज़िले से हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और इसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ रही है वो एजुकेशनल जर्नलिज्म और थोड़ा सा साहित्य में मेरी विशेष रुचि रही है। ओके, सो आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मेरा मीडियम हिंदी ही है और मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर है। ओके, और सर अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू। ओके सर, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो सबसे पहले बताइए इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? इंटरव्यू वाज वेरी गुड और मेरा सत्यवती मैम का साथ मेरा इंटरव्यू था, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इट वाज वेरी नाइस। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर? मेरे से जो प्रश्नों की जो नेचर था वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न ज़्यादा थे। जैसे अभी हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अलावा मीडिया से जुड़े हुए प्रश्न मेरे थे कि मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, मीडिया से जुड़े हुए क्या क्या इश्यूज़ हैं, रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर है उसके अंदर किस तरह से मीडिया की भूमिका देखी गई है, इन तरह के मेरे प्रश्न थे। और इसके अलावा मैं चूँकि कॉलेज के टाइम पे मैं एक मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहा हूँ, तो किस तरह से उसको हम सिविल सर्विसेज के अंदर यूज कर सकते हैं मीडिया का बेहतर तरीके से, इन सारे ऐसे ही प्रश्न थे। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो था केमिकल इंजीनियरिंग था तो उससे जुड़े हुए प्रश्न थे पॉल्यूशन को लेकर के, पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और जो मेरा होम स्टेट है राजस्थान, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न पूछे। ओके, सो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार इंटरव्यू कैसा रहा? जी सर, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, जैसे रास्ते में होते हैं कि ये पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा उसके जैसे मैंने कुछ मॉक दिए थे Okay. तो मॉक से काफ़ी हटकर था, माहौल ठीक था और काफ़ी अच्छा माहौल, मतलब मुझे जो तुलनात्मक रूप से जो मैं पहले सोच रहा था उससे काफ़ी अच्छा रहा। अराउंड कितने मिनट इंटरव्यू चला होगा? मेरा 30 मिनट्स के अप्रॉक्स। ओके, सो जैसे कि आपने अभी बताया मॉक दिए थे, तो मॉक सच में हेल्पफुल रहे आपके? मॉक से थोड़ा सा एक आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए वो उसका पता चल जाता है, किस नेचर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको पता चल जाता है। क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं होंगे लेकिन वो थोड़ा सा जो नेचर है क्वेश्चंस की वो पूछी जाती है, थोड़ा सा एक हेल्पफुल रहता है कि आप थोड़ा सा करेजियस होकर के वहाँ बोल पाते हैं। वो एक अच्छा अनुभव आपको मॉक देते हैं। राइट। ओके, सो बात की जाए सर, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आए, क्यों आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, या फिर बात की जाए मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखो, सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो रूरल बैकग्राउंड है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। तो हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा जब मैंने हायर एजुकेशन अचीव किया तो समाज के अंदर जो चीज़ें हैं और समाज के अंदर जो हमारे जो भूमिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो एक इंजीनियर की भूमिका एक सीमित भूमिका होती है, एक लिमिटेड जगह पर ही वो काम कर सकता है, जबकि सिविल सेवक जो होता है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। गाइस, जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर जो स्टूडेंट 2022 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, यह उनके लिए आखिरी मौका होगा अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का या फिर लेवल अप करने का। सो गाइस, ये जो टेस्ट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम में होने वाला है। अगर मैं जीएस पेपर की बात करूं टाइमिंग की, तो जो जीएस की टाइमिंग वो 9:30 बजे से सुबह 11:30 बजे होगा। जो सी सेट है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा। सो गाइस, अगर मैं सेंटर की बात करूं ऑफलाइन सेंटर की, तो दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, भोपाल, प्रयागराज एंड जयपुर जैसे सेंटर होंगे। सो गाइस, ये जो टेस्ट है 15 मई को होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंट तो जरूर यूज़ करें। गाइस, आगे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में। गाइस, ये जो कॉम्बैट है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो क्विज के फॉर्मेट में करते हो। साथ ही ये जो अल्ट्रा कॉम्बैट है इसका जो फॉर्मेट सेम यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, उसी के पैटर्न में होता है। सो बात करूँ, यहाँ पर आप जीत सकते हो 10 करोड़ तक के अमेजिंग एक्साइटिंग प्राइजेस एंड एक्साइटिंग गैजेट्स। बात करें अगर जो टॉप रैंकर्स होंगे वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, साथ ही एक्साइटिंग गैजेट्स जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड और भी तमाम प्रकार के गैजेट्स। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो 500 लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको 10,000 तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप नॉच अप्रोच के साथ बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही ये जो टेस्ट है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। सो गाइस,
काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो टेस्ट है कॉम्बैट है, आप इनरोल करें। ये जो टेस्ट या कॉम्बैट है अल्ट्रा कॉम्बैट 22 मई को होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में इनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। एक बड़ी भूमिका में काम कर सकता है। उसके पास कार्य क्षेत्र होता है जो विशाल होता है, और चूंकि वो नीति निर्माण से लेकर के नीति क्रियान्वयन तक का हिस्सा बनता है, तो आप बेहतर तरीके से अपने समाज के प्रति जागरूक रह करके और अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहा है, चूँकि मेरा यही। राइट सर, ओके। सो सर जैसे कि आप इंजीनियरिंग आपने बताई थी, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर सर आप हिंदी मीडियम लिया आपने सर ऐसे? मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो हिंदी मीडियम में ही हुई है, और चूँकि यूपीएससी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि आप जिस तरीके से आप अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, और चूँकि एक हिंदी मीडियम का बच्चा होता है ना, तो हिंदी में अच्छी तरीके से लिख पाता है, अच्छी तरीके से अपनी बात को कह पाता है। और लिखना और कहना दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू ये दोनों बड़े मेजर सिविल सर्विस बनने में भूमिका अदा करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चूँकि इंग्लिश के बजाय अगर मैं हिंदी लूँगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को साबित कर सकता हूँ उस परीक्षा में। राइट, ओके। सो सर अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो जिससे आप इंटरव्यू तक आए? प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले तो हम हमारा जो सोर्सेस है उसको एक लिमिटेड करें, और हम उसको एक चार्ट में करें सारे सब्जेक्ट के अंदर कि हमें क्या पढ़ना है, और हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उन्हीं का रिवीजन करना है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मॉक टेस्ट लगाने चाहिए ताकि उससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी और हमें अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। जब वीक पॉइंट्स पता चलेंगे तो हम उस पर बेहतर काम कर सकते हैं। और एक जो चीज़ होती है कि हम कई बार क्या होती है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो गोले वगैरह जो हम सही ढंग से नहीं भर पाते, उन चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा होता है। दूसरा एक टाइम का आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम में हम पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमें सीसेट को कभी नहीं भूलना चाहिए। सीसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सीसेट पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर सीसेट में अगर मॉक टेस्ट के अंदर अगर 90+ 80+ मार्क्स आ रहे हैं तो देन हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको देखते रहना चाहिए प्रीलिम्स तक। राइट। और सर मेंस के लिए? सर मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे के अंदर आपके जो विचार हैं वो एक इंक्लूसिव होने चाहिए और एक वे फॉरवर्ड लेते हुए होने चाहिए, एक सॉल्यूशन सीकर के तरीके होने चाहिए। क्योंकि अभी जो ऐसे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो दिखाई पड़ता है मुझे, उसके अंदर आप विचारों को कितना खोल सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एथिक्स में तो एथिक्स में तो आपको अपने विचार लिखने होते हैं, किस तरह से सिविल सर्विस की वैल्यूज़ वगैरह डालनी होती है। बाकी जीएस तो अनप्रेडिक्टेबल है, हर साल बदलता रहता है उसका नेचर। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं स्टैटिक वाले पार्ट के, और जो कुछ करंट अफेयर्स वाले पोर्सन से आती है। राइट सर, ओके। सो सर जैसे कि आपने मेंस में आंसर राइटिंग का जिक्र किया, आंसर राइटिंग करते हो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आप सर अराउंड कितने आंसर लिखते थे एवरेज दिन में, मतलब ऐसे देखा जाए? देखो, आंसर राइटिंग के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आपको कितने आंसर लिखने। राइट सर। आंसर राइटिंग के लिए होता है कि आपको आंसर लिखने की जो आपकी जो स्किल है वो कितनी निखर रही है। आंसर इसीलिए लिखना है। अगर आप एक ही तरीके के आंसर को 50 बार लिखोगे ना एक ही तरीके से, तो वो आंसर राइटिंग नहीं कहलाएगी। आंसर राइटिंग के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और अब जैसे ही आपको लगे कि अब बेहतर आंसर राइटिंग हो चुकी है, उसके बाद आप क्वेश्चंस की क्या होती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ माइंड के अंदर, ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, मैं इन पॉइंट्स को वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो वो भी एक तरीका होता है। एक होता है लिख कर करना, तो वो थोड़ा सा लिख कर जो करना होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि आप हर प्रश्न को लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो मैंने वो नहीं किया था, मैंने सिर्फ ब्रेन मैपिंग पे ज़्यादा फोकस किया था। राइट सर। सो इंटरव्यू तक पहुंचाने में आपका जो हिंदी साहित्य आपने ऑप्शनल बताया था वो कितना हेल्पफुल रहा? जब मैं मेंस लिख रहा था तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इसी सब्जेक्ट में था कि मैं इसी में बेहतर करूँगा। ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल ये जो सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 1000 मार्क्स इनका रहता है मेंस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हिंदी साहित्य चूँकि मेरा इंजीनियरिंग के समय से ही मेरा रुचि का सब्जेक्ट विषय रहा है, तो मैं इसको लगातार पढ़ता रहता था, तो ये तो काफ़ी हेल्पफुल रहा ही। ओके। सो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स या रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा तो बिल्कुल फिक्स सोर्स था इसमें, मैंने जो दृष्टि आईएएस की बुक्स थी वो बुक्स मैंने प्रीफर की। और उसके अलावा मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने भी जिनका भी अभी वो है मैथ्स लिखा था, तो हम दोनों ने कंबाइंड होकर के नोट्स बनाए थे। उन नोट्स को हमने स्टडी किया थ्रू आउट, और बाकी इसमें बार बार रिवाइज करने की
जो हमने देखा। और चूँकि इसका जो पेपर 1 का पार्ट 1 है वो थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है, तो उसके लिए कई सारी मैगजीन्स वगैरह आती रहती है, तो उनको हमने यूज़ किया उसके अंदर। जैसे जो हमारा राजभाषा विभाग है वो भी एक मैगजीन पब्लिश करता है 6 महीने के अंदर, राजभाषा के नाम से ये मेरे हिसाब से जो मैं याद कर पा रहा हूँ, तो वो मैगजीन काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो वो काफ़ी राइट सर। और कोई रिसोर्सेज हो जो जीएस वगैरह के लिए स्टूडेंट फॉलो करें या फिर पढ़ें, वो हेल्पफुल रहेंगे? मैंने कोई मतलब पर्टिकुलर ऐसा कोई कोचिंग वगैरह के नोट्स नहीं थे, हमने अलग अलग जगह से हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि न्यूज़पेपर्स का जो था ना वो थोड़ा सा आपको एक अलग वे देता है, बाकी लोग जो लिख रहे होंगे उनसे आपको अलग दिशा देने की प्रस्तुत करता है, और अपनी तरफ से कुछ क्या होता है ना वे फॉरवर्ड जरूर देना चाहिए, मुझे जो लगता है। सो जैसे कि अभी आपने न्यूज़पेपर की बात करी, तो हिंदी मीडियम वाले कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, कैसे करंट अफेयर तैयार करें? देखो, जो मेरा करंट अफेयर का सीधा सा सोर्स था कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, वो इंग्लिश में ही आता है। बाकी इसके अलावा कई लोग जागरण भी पढ़ते हैं, हालांकि मैंने जागरण ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 3 अखबारों पे पढ़ा था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस और दृष्टि, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है वो भी हिंदी में भी आती है, और PT 365 है वो भी हिंदी में आती है, और दृष्टि का भी मटेरियल, दृष्टि की जो करंट अफेयर मैगजीन है मंथली वाली वो भी आती है, राइट, वहाँ से आप कर सकते हैं। राइट, ओके। सो सर, जैसे कि आप अभी प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होगा कि सर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, या फिर क्या रहा? जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मैं मानता हूँ कि मुझे अच्छा इसमें करना है। दूसरा जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मैं इन दोनों को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लगभग आपके 40 अबव क्वेश्चंस को लेकर के चलता है प्रीलिम्स के अंदर। और ये जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होता है ये मेंस के अंदर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, चाहे GS1 GS2 कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। GS4 में भी या फिर ऐसे के अंदर भी आप अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को या फिर अपने इकोनॉमिक्स के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे 3 जो सब्जेक्ट हैं, 3 जो विषय हैं। ओके, सो जैसे कि आपने बताया सेकेंड अटैम्प्ट है, तो सर लास्ट अटैम्प्ट में आपको कौन से ऐसे एरिया लगे जो आपके वीकेस्ट रहे, और वो वीकेस्ट रहे तो फिर उनको आपने कैसे इम्प्रूव किया, उसके लिए क्या किया आपने? मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा 2020 वाला, उसमें मेरा CSET फेल हो गया था मैं। ओके। तो GS में तो मैं पास था, लेकिन CSET फेल हो गया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। मैं थोड़ा सा इंजीनियर होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस था, तो इस वजह से मुझे लगा कि इसलिए मैंने आपको जब प्रीलिम्स का बोला तो उसमें भी मैंने बिल्कुल बोला कि CSET की जरूर तैयारी करनी। राइट, ओके। सो CSET में ऐसा कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, या फिर कौन से एरियाज को ज़्यादा फोकस, क्योंकि CSET के ऐसे रहते हैं, ठीक है कम टाइम में पढ़ लेंगे, अब कम टाइम में भी पढ़ना है तो कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें जिससे कि हाँ एक कट ऑफ मार्क्स को पार कर जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको CSET के अंदर भी 3 चीज़ें होती है। एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन या पेसेस, दूसरा होता है आपका रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा पोर्शन में ज़्यादा करना है। मेरा मानना ये है, जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी रही है, मैं तीनों ही पोर्शन को टच करता हूँ। 1 घंटे 20 मिनट में हमेशा रीजनिंग और मैथमेटिक्स को देता हूँ, जिसके अंदर मैं 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। ओके। जहाँ पर मेरी एक्यूरेसी लगभग 75% से 85% तक रहती है। ओके, so सर और इसके बाद में जो पैसेज होता है लगभग 10 पैसेज में करने की कोशिश करता हूँ, और उसके अंदर भी मैं सिलेक्टिव रहता हूँ। मैं उसके अंदर एजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करता। मैं सिर्फ जो कंक्लूजन वाले या फिर जो मैसेज देने वाले या इम्प्लाइज वाला, इस तरीके के जो कीवर्ड्स आते हैं उन्हीं वाले प्रश्नों को मैं टच करता हूँ CSET को लेकर। राइट, ओके। सो सर, जैसे कि आप प्रीलिम्स जब देते हो तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं 100 में 100 मार देते हैं, कोई कट ऑफ मार्क्स जैसे 60-70 करते हैं। मेरा जो इस बार के जो प्रीलिम्स था मेरा 2021 वाला, उसमें मैंने 97 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मेरा 70+ लगभग सही थे। लगभग मेरे 108 से 110 के बीच में मेरे मार्क्स बन गए थे। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मैंने उसमें 78 क्वेश्चंस किए थे, उसमें मेरे 90+ मार्क्स थे। तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि अगर कम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपको ये डिसाइड करना होता है वहीं एग्जाम सेंटर के अंदर ही, एग्जाम हॉल के अंदर ही, कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। लेकिन वो पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर टफ होता है तो रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, और अगर पेपर ईजी है तो फिर आपको सेफ खेलना होता है, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से अगर आप 100+ मार्क्स अगर वहाँ पे स्कोर कर रहे होते हैं
तो दैट इज़ बेटर। राइट, ओके। सो सेल्फ स्टडी किया फिर आपने कोचिंग किया सर? मैंने जो मेरा हिंदी साहित्य था हाँ। उसकी मैंने कोचिंग ली थी दृष्टि IAS से, और मैंने GS की कोचिंग ली थी 2019-20 के अंदर विजन IAS से, जयपुर सेंटर से। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये कितने हेल्पफुल है आपके लिए? चूँकि मैं थोड़ा सा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था सिविल सर्विसेज के बारे में, तो मुझे एक चीज़ ये पता चल गई कोचिंग के माध्यम से कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। राइट। वो चीज़ मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण रही वो कोचिंग का यही रहा। बाकी कंटेंट तो सभी जगह अवेलेबल हैं, कंटेंट तो कोचिंगों का भी मार्केट में है, लेकिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कोचिंगों से मुझे सीखने को सो अराउंड कितने घंटे आप पढ़ते थे सर? मिला। मैं तो बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं लगभग 6 घंटे मेरा दिन का, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं। बाकी इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वगैरह उनको मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में 4-5 घंटे भी पढ़ सकता हूँ मैं। 2-3 न्यूज़पेपर, 4-5 न्यूज़पेपर, बाकी समाचार वगैरह सुनना, ये सारी चीज़ें मेरे जुड़ी हुई रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जर्नलिज्म से कनेक्ट रहा हूँ, तो इस वजह से। ओके, सो सर कैडर आप जो भरते हो तो कैडर क्या सोच के भरा सर आपने? कैडर के लिए हमने कई सारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स बन चुके होते हैं या फिर जो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, उनसे हम एडवाइस लेते हैं, उन्हीं के आधार पर भर लेते हैं। बाकी इतना मुझे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कैडर्स के ओके, सो जैसे कि आप सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ गए हो सर, हिंदी मीडियम में काफ़ी स्ट्रगल है, तो ऐसी क्या बातें नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान या फिर स्टार्टिंग करते वक्त, जिससे वो जल्दी अपनी सफलता पा सके वो UPSC में? सबसे पहला तो क्या है ना, हमें एक बिल्कुल धैर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब लास्ट तक हमें अगर एनर्जी बनाए रखेंगे ना इंटरव्यू तक, तो वो ज़रूरी है। वो आपको बना के रखती हैं कि आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर कहीं नहीं रहोगे। जो दूसरी चीज़ ये है कि UPSC के अंदर कि आपको सेलेक्टेड होना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हो सकते, हर चीज़ पर आप हर चीज़ को नहीं सीख सकते, हर चीज़ को नहीं जान सकते, तो आपको लिमिट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको UPSC 100% नहीं जज कर रही ना। वो आपको, जैसे टॉपर्स होते हैं उनके भी 54%, 55% ही मार्क्स होते हैं, तो आप सब कुछ नहीं जान सकते और सब कुछ भी नहीं सीख सकते। सिर्फ आपको अपने कोर एरियाज़ को पहचानना है और उन पर आप मेहनत कर सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे नए स्टूडेंट्स को सर? सभी लोग मेहनत करें, खुश रहे, और तो बाकी तो लाइफ है, लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, और होना नहीं होना ये तो सब बात की बातें हैं। Right, sir. सबसे बढ़िया बात है कि हम अपनी लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।